मैट्रिक क्लास की बुक का फिजिक्स की इंडेक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। व्हाट इज फिजिक्स? असल में फिजिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, हमारी ज़िंदगी में फिजिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं और कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। मुसलमान साइंसदान और पाकिस्तान के साइंसदान ने अपनी खिदमत क्या अंजाम दी इस फील्ड में, वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फिजिक्स? दरअसल फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की कि जो हमारे मैटर और ताकत, उनके आपस में जो इंटरेक्शन और उनके रिलेशंस होते हैं, हम उस चीज को जिस ब्रांच में साइंस की डिस्कस करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड फिजिकोस से लिया गया। फिजिकोस का मतलब ग्रीक में नेचर है, नेचर का मतलब कुदरत। और साइंटिस्ट ने इस फिजिक्स की ब्रांच को कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस। मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विथ और विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो मोशन को स्टडी करती है, फिर उसमें चाहे फोर्स इन्वॉल्व हो या फोर्स इन्वॉल्व ना हो। Electricity deals with the study of motion of charges concerned with the effect and phenomena of electrical charges. इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो इलेक्ट्रिसिटी में की चार्जेस की जो मोशन है उसको डिस्कस करती है और उनके आपस में इंटरेक्शन को, कि जब रिपेल करती हैं, कभी अट्रैक्ट करती हैं, उन मामलात को जो ब्रांच स्टडी करती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के आपस में इंटरेक्शन को डिस्कस करती है कि उनके आपस में ताल्लुकात क्या है, वो उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, आपस में चार्जेस के बिहेवियर्स क्या है, उन मामलात को स्टडी करती है। कौन सी ब्रांच? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट डील्स with observations, principal laws and methods that relate electricity and magnetism. फिर हमारे पास आती है solid state physics. It is concerned with structure and properties of solid material. ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो मटेरियल के स्ट्रक्चर और उसकी सॉलिड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती है। एटॉमिक फिजिक्स, इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। दुनिया में सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं और उस एटम की जो डिस्कशन करती है जो ब्रांच फिजिक्स की, उसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। नॉर्मली हर चीज एक एटम से बनी हुई है, उस माइन्यूट लेवल पर जो डिस्कशन करती है ब्रांच साइंस की एटम की, उसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। और एटम के ही अंदर होता है एक न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस की जो ब्रांच स्टडी करती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, जो हमारे नेक्स्ट पे है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस ऑफ एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर्टीज है उसकी, जो भी उसके रिएक्शंस है, उसके बारे में जो ब्रांच स्टडी करती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स। Plasma physics. It is concerned with the study of highly ionized atoms forming a mixture of bare nuclei without electron and electrons. ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो मैटर को जब हम हाईली आयनाइज कर देते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फिर उसके न्यूक्लियस को स्टडी जो ब्रांच करती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स, और उसके इलेक्ट्रॉन को। ब्रांच का नाम है प्लाज्मा फिजिक्स। बायोफिजिक्स, इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। बेसिकली ये बायोलॉजी और फिजिक्स की एक आपस में कंबाइंड ब्रांच है जो दोनों मामला, दोनों के इंटरेक्शन और उनके रिलेशंस को आपस में डिस्कस करती है। एस्ट्रोफिजिक्स, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। जो खला में हमारी बॉडीज हैं उन बॉडीज के बारे में डिस्कशन करना, उनकी स्टडी करना, उनके बिहेवियर बताना, उनके स्ट्रक्चर्स या उनकी रोटेशंस, जो भी उनके फिनोमेनाज हैं, उन सारे फिनोमेनाज को जो ब्रांच डिस्कस करती है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स।
इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, बेसिकली हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हम एक ग्राइंडर मशीन चलाते हैं, उसको मोशन किस तरह होती है, आखिर हम उसमें किस तरह के ब्लेड्स लगाएं कि वो अपना मैक्सिमम वर्क दे और उसमें ज़्यादा कम से कम इनपुट देना पड़े। हम कार्स में जाते हैं, हम बसेस में जाते हैं, वो किस तरह एक इंजन पे वर्क करें कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, हमें कम से कम इनपुट देना पड़े, इन शॉर्ट वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। आखिर हम ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि जो हमारा, जो बॉर्डर्स पे मुजाहिद हमारे मौजूद हैं, जो जंग लड़ते हैं, ऐसी कैसी टेक्नोलॉजीज हों, ऐसी कैसी गन्स हों, हर एस्पेक्ट में हमारे फिजिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है। आप वॉक करते हैं, उसमें भी आपकी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। अगर आप मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस, अगर आप यहाँ से लेके चांद पर चले जाएं, चांद पर ग्रेविटी लेवल बहुत कम है, वहां पर आपको उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, जबकि अगर आप अर्थ पर चलेंगे तो आपकी ग्रेविटी लेवल डिफरेंट है, आपको यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है अपने आप को चलाने के लिए। एक छोटा बच्चा होता है, कभी आपने गौर किया है, वो जब उठता है, जब अपना वो पहला कदम उठाता है, बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि वो अपने मसल्स इतने स्ट्रांग कर गया कि वो ग्रेविटी को रिपेल करके खुद उठ सके, ग्रेविटी को अपोज करके खुद उठ सके, वो अपने मसल्स इतने स्ट्रांग करता है। साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं सियासतदानों के तरीके। बेसिकली सियासतदान सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक, जिस तरह हम एग्जाम्पल ले लें, ग्रेविटी किस तरह आई, तो सबसे पहले उसने देखा कि ऊपर से जब सेब गिरता है तो हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरता है। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की, उसने फोकस किया, फिर उसने एक हाइपोथेसिस दी, फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स और उसकी जो थ्योरीज उसने ऑब्जर्व की हैं, हाइपोथेसिस, अपनी ऑब्जर्वेशंस को फोकस में रखते हैं, उसने जो थ्योरीज दी हैं और जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अगर ये दोनों आपस में करेक्ट आते हैं, इनके रिजल्ट्स आपस में करेक्ट आते हैं, तो हम इसको थ्योरी कहते हैं। उसकी थ्योरी करेक्ट होती है। लेकिन कुछ मामलात में साइंटिस्ट अपनी थ्योरी को कुछ रीजंस पर बेस करते हैं कि कुछ कंडीशंस होंगी जहां तक आपकी, हमारी जो थ्योरी है वो वैलिड होगी। अगर हम उस कंडीशंस के बाहर जाएंगे तो वो थ्योरी वैलिड नहीं होगी। उन थ्योरीज को फिर हम कहते हैं लॉज, कि वो कुछ कानून होते हैं जो कुछ कंडीशंस में ही एप्लीकेबल होते हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं क्या, लॉ। लॉ, स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ नेचर विच एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड कैन प्रिडिक्ट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर। अब आते हैं न्यूटन पे। न्यूटन ने एक थ्योरी दी लाइट की कि लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स जो बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं उन पर बेस करती है। तो उसने एक थ्योरी दी अपनी हाइपोथेसिस की बेसिस पे, जिसे हम कहते हैं कॉर्पसल्स थ्योरी ऑफ लाइट। जो स्मॉल पार्टिकल्स थे जो हाई स्पीड से जाते थे, उसको उसने नाम दे दिया कॉर्पसल्स। द फिनोमेना कुड एक्सप्लेन सम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, reflection, refraction of light and formation of shadows, thus theory was accepted। उसने कुछ कंडीशंस बताई, कुछ उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, उसकी थ्योरी वैलिड काउंट हुई और एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अगर हम इसी थ्योरी को लेकर जाते हैं, कॉर्पसल्स थ्योरी को, तो लाइट को जो है वो डेंसर मीडियम के अंदर ज्यादा फास्ट ट्रेवल करना चाहिए और लाइटर मीडियम में उससे स्लो। लेकिन अगर हम लाइट को पानी के अंदर स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो हो जाती है बनिस्बत लाइटर मीडियम के, जैसे मिसाल के तौर पे एयर। तो इस थ्योरी पर फिर ये मामला आया कि ये थ्योरी हर फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। Phenomena of interference, refraction, polarization of light could not be explained on the basis of Corpuscles theory of light। ये कुछ phenomena थे
कि जो कॉर्पसल्स थ्योरी ऑफ लाइट पर एक्सप्लेन नहीं होते थे। तो उसी तरफ एक फुकॉल्ट साइंटिस्ट था, determined the speed of light to be slower in denser medium than in rare medium and corpuscles theory was rejected। तो उसने थ्योरी कॉर्पसल्स न्यूटन की रिजेक्ट करवाई। फिर उसने कुछ और न्यूटन later phenomena of Compton and photoelectric effect were observed which could not be explained with the help of theory of light, wave theory of light। तो फुकॉल्ट ने अपनी तरफ से जो थ्योरी दी थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वो भी कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद आइंस्टाइन ने ही एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसे हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट बिहेव्स दिस ड्यूल नेचर, समटाइम्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स एज अ वेव। उसने दोनों थ्योरीज जो फुकॉल्ट और न्यूटन दोनों की आपस में जिस तरह सबमिशन कर दी कि उसने बताया कि कुछ सूरतों में लाइट जो है एज अ वेव रिएक्ट करती है और कुछ सूरतों में लाइट एज अ पार्टिकल रिएक्ट करती है। एरर्स और एक्यूरेसी। बेसिकली एरर्स उस तरह कहते हैं कि हम एक एस्टिमेशंस लेते हैं, हम कुछ चीजें लेते हैं लेकिन उनकी मेजरमेंट्स में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी इस तरह होती है कि हमें अगर कोई चीज कही जाए कि ये 7 मीटर्स है और एक्यूरेटली वो चीज 7 मीटर है। पर्सनल एरर। एरर्स में भी 3 किस्म आते हैं, एक होता है पर्सनल एरर, एक सिस्टमेटिक एरर, एक रैंडम एरर। पर्सनल एरर बेसिकली इंसान की खुद की कोताही होती है, एक इंसान की खुद की गलतियां होती हैं जिसकी वजह से रीडिंग्स में चेंजेस आती हैं, और अगर हम उस प्रोसीजर को बार बार करते रहेंगे तो हमारे एरर्स बढ़ेंगे। उस एरर को जो इंसान की तरफ से होता है या ह्यूमन एरर जिसे कहा जाए उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। सिस्टमेटिक एरर बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स में फॉल्ट्स होते हैं, अगर किसी हर इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी एक जितनी नहीं होती, अक्सर औकात इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ वक्त के साथ साथ एरर्स आ जाते हैं और उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर बेसिकली होता है आपका सराउंडिंग का कुछ मेजरमेंट्स, जिस तरह अगर आप कर रहे होते हैं एक ठंडे इलाके में, अगर आप स्टील को लेकर जाके मेजर करेंगे तो वो उसका साइज श्रिंक्ड होगा। उसी स्टील को अगर आप किसी हॉट एरिया में आकर उसकी फिर मेजरमेंट करेंगे तो वो एक्सटेंड कर जाएगा। तो इन मामला जो रैंडम एरर्स उन एरर को कहते हैं जो आपकी सराउंडिंग में चेंजेस की वजह से आपके एरर्स आते हैं। अक्सर औकात ह्यूमिडिटी में भी ह्यूमिडिटी की वजह से एरर्स आते हैं, नमी बढ़ जाती है और दूसरे भी कुछ एरर्स होते हैं जो हम रैंडम एरर्स में काउंट करते हैं। और इन एरर्स को हम कम कर सकते हैं अगर हम इन एक्सपेरिमेंट्स को किसी लेबोरेटरीज के अंदर कंडक्ट करें। During measurement, maximum possible error is of half a distance between two consecutive points। जो एरर्स होते हैं, हम जब भी मेजरमेंट्स लेते हैं तो हम कुछ उसकी एस्टिमेशन लेते हैं। जिस तरह अगर हमें कहा जाए कि जो हम स्टील का पाइप लेकर आए हैं वो हमारा 25 मीटर्स का है, तो एक एस्टिमेशन रखी जाती है कि अगर थोड़ा कम या ज़्यादा हो तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है, अ रॉड इज मेजर्ड टू बी 16.2 सेंटीमीटर इन लेंथ, मैक्स एरर 0.5 प्लस और माइनस। तो बेसिकली इसमें एरर काउंट किया जाता है कि इसमें मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है। तो हम एक एस्टिमेशन लेते हैं कि जब भी मैक्सिमम एरर इज ऑफ हाफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो उसका हाफ एरर होता है, मतलब ना एक जो पॉइंट होता है जैसे 16.2 है हमारे पास, तो उसके जो दो नोड्स होंगे उनका हम एक मिड पॉइंट लेंगे, उस मिड पॉइंट के हम प्लस और माइनस रखेंगे। इतना ज्यादा भी हो इतना कम भी हो तो कोई हमारे लिए मसला नहीं। The error expressed in percent, hence the relative error possible in above example is 0.1 divided by 16.2। 0.1 एक हमारा एस्टिमेशन थी कि इतना एरर पॉसिबल है और 16.2 हमारा टोटल मेजरमेंट है। तो अगर हम इसको मेजर करते हैं तो हमें पता चल जाता है इतने % चांसेस एरर के हो सकते हैं। इसको हमने लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया 100 से,
और हमारी परसेंटेज हमें मिल गई। मुस्लिम पीरियड। मुसलमान साइंसदानों ने अपनी तरफ से बहुत खिदमत अंजाम दी साइंस के मुकाम में, जिसमें सबसे पहले हम बुअली सीना को डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स, मैथमेटिशियन और इंजीनियरिंग को अपनी किताबों में उन्होंने जिक्र किया है। उनकी एक सबसे बेहतरीन किताब किताबुल मनाजिर, जो ब्रांच है जो एक ब्रांच के बारे में है, ऑप्टिकलिज्म। According to his first theory, light enters the eye, then emits in the form of rays from the eyes, then rays falls on the object and then make them visible. बेसिकली इन्होंने जो अपनी फर्स्ट थ्योरी दी, यही जैसे एक पहला स्टेप था लाइट के ऊपर थ्योरी देने का। तो उन्होंने थ्योरी दी कि लाइट सबसे पहले आईज से निकलती है और ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होती है, उसी की वजह से हमें नजर आती है। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा अरसा ना चल सकी, क्योंकि बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने उसकी ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व किया और थ्योरी को गलत साबित किया। लेकिन हाँ, ये सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने पिनहोल कैमरा भी इजाद किया था, और उन्होंने एक इमेज भी कैप्चर की थी सन इक्लिप्स की। उन्होंने कुछ अपने तरफ से कानून दिए रिफ्लेक्शन के, और स्फेरिकल मिरर्स पे भी अपना काम पेश किया। उसके बाद आते हैं याकूब इब्ने इश्कलखंदी, 800 to 873। ये बसरा में पैदा हुए थे। इन्होंने जो अपना काम है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, चांद के मोशन और उसकी वजह से जो समुद्र की सतह में हवा में जो तेजी आती है, टाइड्स जो बनती हैं, उनके बारे में बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया। और उन्होंने जो अपना मेन काम दिया वो साउंड और ऑप्टिक्स, मतलब साउंड की जो उसके फिगर्स थी और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज थी उनके ऊपर, और ऑप्टिक्स मतलब आंखों की या नजर की ऊपर उन्होंने डिस्कस किया। डिस्कस नेचर ऑफ साउंड। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, ये एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी किताबें रिलीजियस, जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और कुछ और भी अपनी उलूम पर किताबें लिखी। हिज बुक किताबुल कानून अल मसूदी इज कंसिडर्ड एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी। उनकी जो किताब है किताबुल कानून अल मसूदी, ये एस्ट्रोनॉमी मतलब खला में जो खला के ऊपर जो इंसाइक्लोपीडिया है, जो रिसर्च है, उसकी जैसे एक सबसे पहला सीड है। मतलब ये अगर हम किताब पढ़ते हैं, ये जो नॉलेज है उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई थी एस्ट्रोनॉमी के बारे में, जो आज हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है। rejected notion that Earth is flat and proved Earth is round, determined its circumference, determined its longitudinal latitudinal motion। उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि अर्थ फ्लैट है। उन्होंने उसके बारे में बताया उसके अर्थ राउंड है, उसका सर्कमफेरेंस भी डिटरमाइन किया, उसके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल मोशंस के बारे में भी डिस्कस किया। डिटरमाइन डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, उन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स की डेंसिटीज का मतलब होता है गाढ़ापन, किसी भी चीज की गाढ़ापन को हम डेंसिटीज कहते हैं। शेयर्ड हिज व्यूज दैट अर्थ फ्लोट्स इन स्पेस, उन्होंने अपना व्यू शेयर किया कि आखिर अर्थ की अहमियत क्या है इस दुनिया में। तो उनके व्यू के मुताबिक अगर आप एक समुंदर देखें, उस समुंदर के अंदर एक ग्रेप्स अंगूर का दाना फेंक दें, तो वो जिस तरह फ्लोट कर रहा होता है, हमारी अर्थ भी बेसिकली उसी तरह फ्लोट करती है स्पेस में। उसके बाद है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम, 1926, बॉर्न इन जंग, स्मॉल सिटी इन पाकिस्तान, 1926 में जब वो पैदा हुए थे तब बेसिकली एक इंडिया का ही शहर था। उनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया 1979 में उनका जो वर्क था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के ऊपर, और उनके लिए उन्होंने एक थियोरेटिकल सेंटर भी इटली में बनाया
कि जहाँ पर साइंटिस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डिफरेंट दुनियाओं में अलग अलग जहाँ में लोग साइंटिस्ट रहते हैं, साइंटिस्ट डिफरेंट जगहों पर जो भी काम करते हैं वो यहाँ पर आकर इटली में अपना काम प्रेजेंट भी करते हैं और इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं कि ताकि वो अपना काम बेहतर से बेहतर कर सकें। उसके बाद है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, born on 1st April 1936, Bhopal, India, did MSc Metallurgy degree from Holland. When Dr. Abdul Qadir Khan, imbued with supreme spirit of patriotism, he returned to Pakistan and contributed making Pakistan a nuclear state. Awarded Halal Imtiaz, also to honor him, engineering research laboratories were named as अब्दुल कदीर खान लेबॉर्ट्रीज। अब्दुल कदीर खान एक पाकिस्तान के बेहद पोटेंशियल रखने वाले, बेहद मोहब्बत रखने वाले मुसलमान भाई हैं हमारे, जिन्होंने जो 1 अप्रैल 1936 में भोपाल में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी मेटलर्जी की डिग्री हॉलैंड से हासिल की। जब उनके ख्याल आया कि अपने मुल्क के लिए कुछ किया जाए तो वो बाकी सब अपने काम छोड़कर अपने वतन पाकिस्तान और पाकिस्तान को एक एटॉमिक स्टेट होने में मदद की, जिसके लिए उनको हिलाल इम्तियाज भी ऑनर किया गया और लेबॉर्ट्रीज भी का भी नाम एक चेंज कर दिया गया अब्दुल कदीर खान लेबॉर्ट्रीज के।